ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंडर जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती हैं उनके बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में थ्योरी का जो पोर्शन होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज हैं वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में देखने को मिलते हैं। तो थ्योरी पोर्शन जो है, थ्योरीज वाला जो पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज़ में हम सीडीपी के अंडर आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। वन बाय वन हम सभी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे विद ब्रीफ डिस्कशन। तो हम स्टार्ट करेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी में तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जो कि हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और वाइगॉस्की की सोशो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे। तो आज की वीडियो रहेगी पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। तो जीन पियाजे जो थे, अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे जो थे ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे और फिलोसोफर थे। और ये चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एजुकेशन की फील्ड में कंट्रीब्यूट किए थे, जिनको आज के टाइम पर भी जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ होती हैं उनको बनाने में, उनका फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने में इनकी जो थ्योरीज थी उन उसके जो उसकी जो बेसिक्स हैं उनको आज तक जो है टीचिंग डिपार्टमेंट में, टीचिंग फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो ये कब पैदा हुए, कब इनकी डेथ हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं पूछी जाती। पेपर के लिए आपको क्या याद रखना है कि इन्हें फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता था। जीन पियाजे जो थे इन्हें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फादर के नाम से जाना जाता है। ये संज्ञानात्मक विकास के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब जो जीन पियाजे थे इनका क्या बिलीफ था? तो जीन पियाजे जो थे इनका ये मानना था कि बच्चे जो होते हैं वो पैसिव लर्नर्स नहीं होते। पैसिव लर्नर्स यानी कि वो सिर्फ बैठकर सुनकर सीखने वाले नहीं होते हैं। बच्चे जो हैं वो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसमें पैसिव रोल प्ले नहीं करते हैं, वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे? अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके। तो जीन पियाजे का मानना था कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे जो हैं वो क्लासरूम के अंदर चुपचाप बैठकर सिर्फ सुनकर नहीं सीखते हैं, बच्चे अपने इन्वायरमेंट के साथ खुद इंटरेक्ट करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद नॉलेज को डिस्कवर करते हैं। तो ये उनका बिलीव था, जिसके ऊपर उनकी जो थ्योरी है वो बेस्ड है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने क्या जो है डेफिनेशन दी थी, इन्होंने कहा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेस थ्रू 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ थिंकिंग। तो इन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे? अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके। और ये जो इंटरेक्शन का प्रोसेस है, उनका जो सीखने का प्रोसेस है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का जो प्रोसेस है, वो कैसे चलता है? 4 डिफरेंट स्टेजेस में, जिन स्टेजेस को हम आगे चलकर डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से आपको सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वो याद रखना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इन्होंने किसकी बात की? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की। ओके, तो जो जीन पियाजे हैं ये कौन थे? ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में बिलीव करते थे, और याद रखना है कि इनको फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या मानते थे कि बच्चे निष्क्रिय सीखने वाले नहीं होते, बिना क्रिया करने के वो सीखने वाले नहीं होते, बिना क्रिया किए नहीं वो नहीं सीखते। क्रिया करना यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, बल्कि वह अपने पर्यावरण के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ सक्रिय रूप से क्रिया करके, इंटरैक्ट करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इनका मानना था कि बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, कैसे? अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से क्रिया करके। तो इसे याद रखना है। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी? संज्ञानात्मक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके, अंतःक्रिया का मतलब इंटरैक्ट करके, ज्ञान का निर्माण करते हैं और 4 विशिष्ट चरणों के माध्यम से प्रगति करते हैं।
और संज्ञानात्मक विकास के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये चीज़ बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आगे भी पूछी जाती रहेगी, इसे आपको याद रखना है। अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं इनकी थ्योरी के बारे में। पियाजे जो थे ये मानते थे कि बच्चे जो होते हैं वो कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स के साथ में पैदा होते हैं। अब ये जो मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें उन्होंने नाम दिया था स्कीमा, जो कि ये जो स्कीमा होता है ये अपनी मैक्सिमम ग्रोथ को अटेन कर लेता है कब तक, 14 टू 15 ईयर्स की एज तक। 14 टू 15 ईयर्स की एज यानी कि एडोलेसेंस पीरियड तक, जब तक बच्चे जो हैं वो टीनेजर बन जाते हैं, एडोलेसेंट पीरियड में एंटर कर जाते हैं, तब तक ये मेंटल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये फुली डेवलप कर जाते हैं। अब ये मेंटल स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे ब्रेन का कोई फिजिकल पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये मेंटल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये हमारे माइंड के कुछ साइकोलॉजिकल एरियाज होते हैं जिन्हें उन्होंने स्कीमा का नाम दिया था। और उनका ये मानना था कि ये जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो साइकोलॉजिकल एरियाज हैं हमारे ब्रेन के, ये जब तक एक बच्चा एडोलेसेंट पीरियड तक पहुंचता है तब तक फुली डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी को बहुत सपोर्ट किया था। ये जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में बिलीव करते थे, यानी कि रोल ऑफ हेरिडिटी इन डेवलपमेंट। हेरिडिटी का क्या मतलब होता है? हेरिडिटी एक ले मैन को समझाने के लिए, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊं तो पेरेंट्स जो होते हैं उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे क्या होते हैं? सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इसी को हम कहते हैं हेरिडिटी, पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। तो ये जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी को में बिलीव करते थे। ये मानते थे कि बच्चे जो हैं उन वो पेरेंट्स से अपने कैरेक्टर्स को लेते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो अपने कैरेक्टर्स को अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं। इसके अलावा ये एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में बिलीव करते थे बाय इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया स्कीमा वाले केस में। तो ये इनका मानना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है एक बच्चे का, वो अपने सबसे उच्च स्तर पर, सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है जब तक बच्चा 14 टू 15 ईयर्स का होता है, यानी कि एडोलसेंस पीरियड तक पहुंचता है। तो पियाजे जो थे ये मानते थे कि बच्चे जो हैं वो मानसिक संरचनाओं के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें उन्होंने स्कीमा का नाम दिया था। और ये पूरी तरह से जो है इसका विकास हो जाता है 14 से 15 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते। ये अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का जो है समर्थन करते थे, उसमें ये विश्वास करते थे। ये मानते थे कि वंशानुक्रम जो है उसकी जो है भूमिका विकास में बहुत ज़्यादा रहती है। ये मानते थे कि बच्चे जो हैं वो सक्रिय अंतःक्रिया करते हैं अपने पर्यावरण से और ज्ञान को खुद निर्माण करते हैं। और संज्ञानात्मक विकास जो है वो किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंट पीरियड तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। अब कौन से 4 फैक्टर्स थे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? पियाजे के अकॉर्डिंग 4 जो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, हमारे संज्ञानात्मक विकास को, हमारी नॉलेज वाले एरिया को अफेक्ट करते हैं, वो कौन से हैं? मैच्योरेशन यानी कि एज, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था कि बच्चे जो हैं वो एज अप्रोप्रिएट नॉलेज को ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप एक नर्सरी के बच्चे को कोई हाई लेवल की चीज़ सिखाओ, ठीक है, अगर आप एक छोटे से बच्चे को प्लांट्स के साथ इंट्रोड्यूस किए बिना फोटोसिंथेसिस समझाओगे तो वो नहीं समझ पाएगा। तो बच्चा जो है वो एज अप्रोप्रिएट चीज़ों को ही समझ पाता है। तो उसके लिए जो एज होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत इफेक्ट करती है, यानी कि जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है, ठीक है। और हमारे नर्वस सिस्टम की जो डेवलपमेंट होती है, अब हमारा नर्वस सिस्टम और हमारी जो फिजिकल फीचर्स हैं या जो हमारे सोचने समझने की क्षमता होती है वो हमारी एज के साथ में ही बढ़ती है। तो मैच्योरेशन एज जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ती जाती है। उसके बाद एक्सपीरियंस, उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट किया था, ये तो हम सब लोग जानते हैं। तो उनका ये मानना था कि बच्चा जो है वो इंटरैक्ट करता है अपने आगे पीछे के ऑब्जेक्ट्स के साथ में, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में, और जो इंसान का फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसकी जो सराउंडिंग्स होती हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। उसका जो अपने सराउंडिंग में, अपने नेबरहुड में जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। देन सोशल इंटरेक्शन, हमारी जो एक बच्चे की जो इंटरेक्शन होती है, एक बच्चे की अपनी फैमिली के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ जो उसकी इंटरेक्शन होती है, उसका वो कैसे अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करता है, वो क्या क्या एक्सपीरियंसेस को फेस करता है
दूसरे लोगों के साथ में, ये सब चीज़ें जो हैं, सोशल इंटरेक्शन जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। उसके बाद इक्विलिब्रियम, द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग एस्टिमुलेशन एंड एकोमोडेशन विच ड्राइव्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो इक्विलिब्रियम का प्रोसेस होता है, यानी कि आत्मसात्करण कर और जो समायोजन जो है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये संज्ञानात्मक विकास को अफेक्ट करती हैं। अब एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है किसी नॉलेज को अप्लाई करना। आप इस तरीके से समझ लेते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक बच्चे को हॉर्स दिखाया, ठीक है, दूसरे दिन वो काव देखता है और वो कहता है कि नहीं ये हॉर्स है, ठीक है, क्योंकि अब उसको हो गया कि इस तरीके के स्ट्रक्चर में जो भी मुझे क्रिएचर दिखेगा वो क्या होता है, वो हॉर्स होता है, ठीक है। ये उसने एसिमिलेट कर लिया, ये उसने आत्मसात कर लिया कि इस तरीके के दिखने वाले क्रिएचर जो होते हैं उनको हम हॉर्स बोलते हैं। तो दूसरे दिन वो काव देखता है, वो भी उसको उसके जैसे स्ट्रक्चर में दिखता है, तो वो बोलता है कि ये हॉर्स है। फिर आप उसको करेक्ट करते हो कि नहीं ये हॉर्स नहीं है, ये काव है। एकोमोडेशन का मतलब होता है अपनी पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को ऐड करना। बच्चा जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि ये काव है, ये हॉर्स है, ये फेलो है, ये एलिफेंट है, ठीक है। अपनी पुरानी नॉलेज में वो नई नॉलेज को ऐड करता जाता है, इसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन जो है ये जो है इक्विलिब्रियम बनाते हैं बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज, और ये चीज़ जो है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। तो परिपक्वता यानी कि एज, अनुभव एक इंसान का एक्सपीरियंस, सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन, और समायोजन संतुलन। तो हम कैसे अपनी पुरानी नॉलेज के साथ नई नॉलेज को जोड़ते हैं, एक बच्चा कैसे अपनी पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को जोड़ता है, ये सब चीज़ें संज्ञानात्मक विकास को जो है प्रभावित करती हैं। एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पियाजे जो हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि रचनावादी थे। ये चीज़ याद रखनी है, इस वर्ड को याद रखना है। उनके अकॉर्डिंग बच्चे जो है वो क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड चिल्ड्रन लिटिल साइंटिस्ट। तो किसने कहा था बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट? जीन पियाजे ने, क्योंकि वो किसमें बिलीव करते थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में। बच्चे खुद डिस्कवर कर रहे हैं नॉलेज को, तो ये उन्होंने बच्चों को कहा था लिटिल साइंटिस्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको याद रखना है। छोटे वैज्ञानिक इन्होंने बच्चों को कहा था। और इनका ये मानना था कि बच्चे जो होते हैं वो एक एडल्ट के बराबर सोच सकते हैं। एक बच्चे के जो थॉट्स होते हैं वो एक एडल्ट के बराबर होते हैं। जितने थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं उतने ही थॉट्स एक छोटे बच्चे के दिमाग में भी आ सकते हैं। फ़र्क कहाँ होता है, टाइप ऑफ थॉट्स में, ठीक है। आप कुछ अलग चीज़ें सोचते हो और एक बच्चा कुछ अलग चीज़ें सोचता है। क्वांटिटी ऑफ थॉट्स सेम है, क्वालिटी डिफरेंट है। जैसे आपके माइंड में अलग चीज़ें चलती हैं, एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद शॉपिंग करनी है, ये है, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं। बच्चे के दिमाग में क्या चलता है, आइसक्रीम खानी है, खेलने जाना है। तो मतलब जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है वो डिफरेंट है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो थॉट्स की वो सेम है। तो उन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं उन सोचने के प्रकार में फ़र्क होता है, लेकिन एक जितने थॉट्स जो होते हैं वो उनके माइंड में आते हैं। अब हम बात करेंगे पियाजेस कॉग्निटिव प्रोसेसेस की। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस उन्होंने डिस्क्राइब किया था वो क्या था। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, ये हम पढ़ चुके हैं। जो है इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला होता है स्कीमा। अब स्कीमा क्या है, स्कीमा क्या है मैंने पहले भी बताया, कुछ मेंटल फ्रेमवर्क्स जो कि हमारी जो नॉलेज है, जो नॉलेज हम हमारे पास ऑलरेडी है और जो नई नॉलेज हम सीख रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करती है हमारे माइंड में। इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे माइंड में नॉलेज जो होती है वो कुछ पैकेट्स की फॉर्म में स्टोर हो रही है, जिन पैकेट्स को हम स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हमारी नॉलेज जो है वो सेव होती जा रही है। जैसे हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं कि डेटा जो है वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में सेव होता है, उसी तरीके से यहाँ पे वो जो स्मॉल पैकेट्स हैं डेटा के, उसको यहाँ पर स्कीमा बोला गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड डेवलप्स अ स्कीमा दैट ऑल फोर लेग्ड एनिमल्स आर डॉग्स, जैसे कि मैंने अभी आपको हॉर्स की एग्जाम्पल दी थी। तो बच्चे ने जो है एक स्कीमा अपने माइंड में सेव कर लिया कि जितने भी चार टांगों वाले जानवर होते हैं वो सभी डॉग होते हैं। नेक्स्ट एसिमिलेशन, स्कीमा के बाद आता है एसिमिलेशन, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आपने जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन को डाला, ठीक है। अब एक बच्चे ने जो है काऊ को देखा और कह दिया कि ये भी डॉग है, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग। तो एग्जाम्पल अ चाइल्ड सीज अ काउ एंड कॉल्स इट अ डॉग बिकॉज इट फिट्स द एग्जिस्टिंग स्कीमा, ठीक है। तो
उसके माइंड में एक एग्जिस्टिंग स्कीमा था कि 4 टांगों वाले जानवर जो है उनको डॉग कहते हैं। अब उसने जब काऊ को देखी तो उसने उसी में उसको एसिमिलेट कर लिया, ठीक है, उसी नॉलेज में उसको एसिमिलेट कर लिया कि ये भी जो है डॉग है, क्योंकि इसकी भी 4 टांगे हैं। अब एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन डज नॉट फिट। अब किसी ने उस बच्चे को बताया, चाइल्ड जो है उसने ये लर्न किया कि काऊ जो है वो डिफरेंट होती है एक डॉग से, और उसने अपने स्कीमा को अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया। किसी ने उसको बताया कि नहीं बेटा ये डॉग नहीं है, ये क्या है, ये काऊ है। तो उसने अब अपने उस स्कीमा में एक और नॉलेज को फिट कर लिया कि सभी 4 लेग्ड एनिमल्स जो होते हैं वो डॉग नहीं होते, सभी 4 टांगों वाले जानवर जो है वो डॉग नहीं होते, वो अलग अलग एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब उसको पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर एनिमल मैंने देखा वो काऊ है। तो उसने अपने पुराने स्कीमा में एक नया स्कीमा जो है उसको एकोमोडेट कर लिया। देन इक्विलिब्रेशन, द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन टू अचीव कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उसने कैसे अचीव किया, उसने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में इक्विलिब्रियम बनाकर जो है कॉग्निटिव ग्रोथ को अचीव किया, ठीक है। जीन पियाजे कहते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूसली काम करता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो सीखेगा कि एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, ठीक है, बर्ड्स कौन से होते हैं। धीरे धीरे वो इन सारी चीज़ों को सीखता जाएगा और अपने पुराने वाले जो उसकी नॉलेज थी उसमें नई नॉलेज को एकोमोडेट करता जाएगा। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बनाता जाएगा और इस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो चलती जाती है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। पहली है स्कीमा, फिर है आत्मसात्करण, मैं समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, आई होप ये समझ आ गया होगा। देन समायोजन जिसको एकोमोडेशन बोला, और संतुलन जिसको इक्विलिब्रियम कहा। आगे चलेंगे, अब हम पढ़ेंगे पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फाइनली कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो 4 डिफरेंट स्टेजेस में होती है, 4 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम इनके नाम जानेंगे। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम संवेदी गत्यात्मक चरण के नाम से जानते हैं, और ये बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक चलती है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक चरण के नाम से जानते हैं, और ये 2 साल से 7 साल के स्टेज तक, 7 साल की आयु तक होती है। फिर आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संक्रियात्मक चरण, जो 7 से 11 साल की आयु तक चलती है। और फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक चरण भी कहते हैं, जो कि 11 ईयर्स से अडल्टहुड तक, यानी कि 18 टू 19 ईयर्स तक की एज तक चलती है। अब यहाँ पर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जो सेंसरी मोटर स्टेज है, नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और मोटर यानी कि फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें बच्चा जो है वो अपने सेंसेस के थ्रू और अपने फिजिकल एक्शंस के थ्रू सीखता है, ठीक है। अपने जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके थ्रू सीखता है, और अपने आगे पीछे का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ थोड़ी बहुत इंटरेक्शन करके सीखता है। यहाँ पर बच्चा जो है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस धीरे धीरे आने लगती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या मतलब होता है, एक टर्म आती है यहाँ पर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है कि एक बच्चा, जो छोटा बच्चा है, कोई चीज़ अगर उसके सामने है तो उसके लिए वो चीज़ है। जब आप उस चीज़ को उसके सामने से ले जाओगे वो थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। वो आपसे वो चीज़ बार बार नहीं मांगेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 2 ईयर्स का होने लगता है, आप देखते हो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होने लगता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब वस्तु नित्य। इसका मतलब होता है कि बच्चा जो है वो जानता है कि वो जो चीज़ उसके सामने थी, उसके उसके सामने से जब आप वो चीज़ हटा देते हो तब भी वो चीज़ उसके माइंड में रहती है। उसे पता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, मेरे पास वो खिलौना है जो अभी मेरे पास मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे वो खिलौना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि जो आंखों के सामने नहीं है उसकी भी नॉलेज होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड नोज दैट अ टॉय स्टिल एग्जिस्ट इवन व्हेन इट इज हिडन। जब कोई खिलौना अगर आप उसे छुपा देते हो उसके बाद भी उसे पता है कि वो खिलौना उसके पास में है। और लर्निंग यहाँ पर कैसे होती है, लर्निंग इज बाय डूइंग, क्रिया करके जो है बच्चा सीखता है। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक की आयु तक ये रहती है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक चरण भी कहते हैं। इसमें बच्चा जो है सिंबल और लैंग्वेजेस के थ्रू सीखता है।
इन टर्म्स को आपको याद रखना है। जैसे सेंसरी मोटर में हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्री ऑपरेशनल में हमने पढ़ा सिंबल्स एंड लैंग्वेजेस के थ्रू सीखना। यहाँ पर जो थिंकिंग होती है वो ईगो सेंट्रिक होती है। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग का मतलब होता है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वही एक पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि बच्चा जो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ हर कोई वही सोचता है, वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ सकता है इस स्टेज में। जैसे एक बच्चा, फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड बिलीव्स दैट एवरीवन सीज व्हाट ही सीज। एक बच्चे को लगता है कि जो मुझे दिख रहा है वही इस दुनिया का सच है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर अभी तक डेवलप नहीं हुई होती है। इमेजिनेशन जो होती है वो इस स्टेज में स्ट्रांग होती है। फिर आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष की आयु तक रहती है। यहाँ पर बच्चे में लॉजिकल डेवलपमेंट बनना शुरू हो जाती है। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स जो होते हैं उनके बारे में बच्चा सोच सकता है, यानी कि जो चीज़ें उसके सामने हैं उसके बारे में बच्चा लॉजिक अप्लाई कर सकता है। दे अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे आपको याद रखना है। कंजर्वेशन क्या होता है, क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंज इन शेप। ठीक है, मान लो कि आपने, ये एक बड़ा ग्लास है, ठीक है, इसमें आपने 4 ml वाटर डाला, और ये एक छोटा ग्लास है, इसमें भी आपने 4 ml वाटर डाला। तो अगर आप प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे की बात करोगे तो उससे लगेगा कि जो बड़ा वाला ग्लास है उसमें ज़्यादा है। ऐसा बच्चों में होता है ना, उनको लगता है कि बड़े वाले ग्लास में ज़्यादा है। सेम अमाउंट अगर छोटे ग्लास में है तो वो ये नहीं समझ पाते कि इसमें भी उतना ही अमाउंट होगा। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा पहुंचता है तो वो इस चीज़ को समझना शुरू कर देता है कि चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर भी क्वांटिटी जो है वो सेम रहती है। इस बात को वो समझना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम इवन इफ इट इज पोर्ड इनटू अ टॉल ग्लास। अगर आप एक लंबे ग्लास में सेम अमाउंट का पानी डालोगे तो भी उसमें जो वॉल्यूम है वाटर का वो बराबर है। इस बात को बच्चा समझने लगता है। फिर आते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सॉरी, एक और पॉइंट है यहाँ पर। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा क्लासिफिकेशन कर सकता है, चीज़ों को ऑर्डर में अरेंज कर सकता है। अगर आप उसको छोटे से बड़े के ऑर्डर में किसी चीज़ को अरेंज करने बोलोगे तो वो कर पाएगा, और रिलेशनशिप्स को समझना शुरू हो जाता है। फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है, बच्चे जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चा कंक्रीट जो चीज़ें उसके सामने हैं उसके बारे में लॉजिकली सोच सकता है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में सोच सकता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को इमेजिन कर सकता है। आप उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन रखो जो है नहीं, ठीक है, आप लेट अस सपोज वाली कोई सिचुएशन उसके सामने रखो तो वो उसे समझ पाता है। कोई ऐसी चीज़ जो सामने नहीं है उसकी नॉलेज को वो इमेजिन कर पाता है। जैसे अगर आप उसको सोलर सिस्टम के बारे में बताओगे तो वो इमेजिन कर पाता है उस चीज़ को। दे कैन प्लान फॉर द फ्यूचर, मेक इन्फ्रेंसेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम साइंटिफिकली। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि 11 से जो एडल्टहुड तक का जो बच्चा होता है जिसे हम टीनेजर बोलते हैं, तो एक जो टीनेजर होता है वो डिसीजन मेकिंग कर पाता है, फ्यूचर प्लान्स बना सकता है और साइंटिफिकली प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व कर पाता है। यहाँ पर लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड कैन थिंक अबाउट जस्टिस, ठीक है, सही और गलत के बारे में, फ्रीडम आज़ादी के बारे में, प्रोजेक्ट्स को प्लान कर सकता है और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को कंसीडर करके जो है सोच सकता है। तो इस तरीके से ये सारी स्टेजेस जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, और उनके जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी। जैसा मैं एक बार दोबारा आपको बताती हूँ। सेंसरी मोटर स्टेज में आपको याद रखना है सेंसेस से लर्निंग होती है और फिजिकल एक्शन से, और ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये टर्म आपको याद रखनी है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबल्स एंड लैंग्वेजेस के थ्रू लर्निंग होती है, ईगो सेंट्रिक थॉट है, लॉजिक वगैरह अभी डेवलप नहीं हुआ है, इमेजिनेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, कंजर्वेशन डेवलप कर लेता है, क्वांटिटी को समझना शुरू कर देता है, क्लासीफाई कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, रिलेशनशिप्स को समझना शुरू कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को अंडरस्टैंड कर पाता है, फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है, प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली सॉल्व कर सकता है, लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग को डेवलप कर लेता है। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये हर एक स्टेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। यही टर्म्स सेम टू सेम टर्म्स जो है वही पेपर में पूछी जाती है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। संवेदी गत्यात्मक चरण जो है इसमें क्या होता है, बच्चे अपनी इंद्रियों से और शारीरिक क्रियाओं से सीखते हैं। वस्तु स्थायित्व जो है बच्चों में डेवलप होता है और बच्चे करके सीखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 साल का बच्चा प्रतीकों और भाषा का उपयोग करके सीखता है। सोच
स्वकेंद्रित होती है, ईगोसेंट्रिक होती है, तार्किक सोच विकसित नहीं होती है, लॉजिक नहीं है, कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होती है। ठोस संक्रियात्मक चरण में क्या होता है, बच्चा ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तर्क रख सकता है, ठीक है। संरक्षण कंजर्वेशन आ जाता है, वर्गीकरण कर सकता है, कर्मबद्धता और संबंधों को समझना शुरू कर देता है। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में क्या होता है, बच्चा जो है परिकल्पनाओं के बारे में सोच सकता है, यानी कि कल्पना कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, भविष्य की योजनाएं बना सकता है, निष्कर्ष निकाल सकता है, ठीक है। जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल लगा के कि किस चीज़ का क्या जो है कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको समझ सकता है, और तर्क जो और व्यवस्थित सोच जो है वो उसमें विकसित हो जाती है, और वैज्ञानिक रूप से चीज़ों का हल जो है बच्चा निकाल सकता है। तो ये थी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब एक दो चीज़ें और हैं इसके बारे में, इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं पियाजे की थ्योरी की, ठीक है। पियाजे की थ्योरी जो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है टीचिंग लर्निंग में, तभी हम इसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ठीक है, ये हेल्प करता है टीचर को चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को जो है कंस्ट्रक्ट करने में। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करें और बच्चों को जो है एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस दे, जहाँ पर बच्चे एक्टिवली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व हों। लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। बाल केंद्रित अधिगम, यानी कि बच्चे के ऊपर, बच्चा जो है उसको सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रखना है, ठीक है। बच्चे को सेंटर में रख के हमें अपनी जो एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको हमें प्लान करना है। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट टीचिंग, ठीक है, ये हेल्प करता है कि बच्चे की जो स्टेज है, बच्चा अभी किस चरण में है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रैटेजीज, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज बनाने में ये हेल्प करता है। एक्टिविटीज़ जो है वो ऐसे प्लान की जानी चाहिए कि वो बच्चे की मेंटल रेडीनेस जो है उसको अपने ध्यान में रखे। बच्चा उस चीज़ को सीखने के लिए रेडी है या रेडी नहीं है, और किस तरीके से वो चीज़ बच्चे को सिखाई जाए कि वो उसे समझ जाए। इस तरीके से जो है एक अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है बनाने में ये हेल्प करती है थ्योरी। देन लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, ठीक है, बच्चे जो हैं उनको जो है एक्सप्लोर करने देना है खुद, और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों को करवानी है, जिससे बच्चे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ में नॉलेज को जोड़ पाएँ। इनकरेजेस डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है, चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर। बच्चा जो है उसको हमें नेचर के साथ में कनेक्ट करना है, वो खुद अपने इन्वायरमेंट में जाए, कुछ चीज़ों को देखे, समझे और वहाँ से कंसेप्ट को सीखे। तो टीचर का यहाँ पर क्या रोल होता है, टीचर का रोल होता है हेल्प करना, टीचर का रोल होता है एक गाइड का, ठीक है। टीचर्स एक्ट एज अ गाइड, नॉट डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर। टीचर यहाँ पे पियाजे के अकॉर्डिंग टीचर जो है वो इंस्ट्रक्टर नहीं होता, टीचर क्या होता है, एक गाइड होता है। टीचर की भूमिका होती है मार्गदर्शन प्रोवाइड करना, ना कि सीधा सीधा ज्ञान बच्चों को देना। प्रमोट सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब बच्चा जो है खुद नॉलेज को डिस्कवर करेगा तो क्या करेगा, वो अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो सोशल इंटरेक्शन होती है, बच्चे की जो सोशल बॉन्डिंग होती है वो डेवलप होती है। बच्चा ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, डिस्कशंस में इन्वॉल्व होता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फोकस ऑन कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट। when children faces a problem that does not fit their current thinking, they grow up cognitively, ठीक है। जब बच्चा जो है किसी ऐसी चीज़ को इनकाउंटर करता है जो उसकी प्रीवियस नॉलेज में फिट नहीं होती, तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जागती है उस चीज़ को जानने की, और फिर वो उस चीज़ को खुद जानने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ पर वो और बहुत सी चीज़ों को सीखता है। तो इस तरीके से जब कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट एक बच्चे के दिमाग में आता है, जब बच्चा जो है किसी प्रॉब्लम में पड़ता है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, एंड इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रक्रिया में बच्चा बहुत सी चीज़ों को सीखता है और कॉग्निटिवली और आगे बढ़ता है। बट टीचर जो है उसका काम क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना जो बच्चे के लिए चैलेंजिंग हो, बच्चे को सोचने पर मजबूर करे कि हाँ इस चीज़ को अब कैसे सॉल्व किया जाए। है वो बच्चे के संज्ञानात्मक चरण के अनुसार होना चाहिए। बच्चा किस संज्ञानात्मक चरण पे है उसके हिसाब से ही जो बच्चे को पढ़ाने की गतिविधियां हैं वो जो है डिज़ाइन की जानी चाहिए। क्रिया द्वारा अधिगम करता है बच्चा, जो है वो खोज के द्वारा और खुद अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। खोज परक अधिगम को प्रोत्साहन देना, बच्चे जो हैं उनमें साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करना, डिस्कवरी नॉलेज को प्रमोट करना। शिक्षक जो है मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है, ना कि सीधा ज्ञान देता है।
सामाजिक सहभागिता को बढ़ाता है। समाज में जो बच्चा है उसकी बातचीत, संज्ञानात्मक विकास में सहयोग होता है। बच्चा जो है वो अपने समाज के साथ में इंटरेक्ट करता है। और संज्ञानात्मक संघर्ष, जब बच्चे को जब संघर्ष करना पड़ता है तो वो बहुत सी नई नई चीज़ों को सीखता है। तो ये थी पियाजे की थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसके बारे में ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से नोट करना है और उन पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लो, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट उन्हीं वर्ड्स का एग्ज़ाम में यूज़ किया जाता है। घुमा फिरा के भी नहीं पूछा जाता यही वर्ड्स। स्पेशली जो मैंने आपको स्टेजेस बताई, यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं यही टर्म्स जो हैं वो पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो आई होप ये थ्योरी जो है वो आप लोगों को समझ में आई होगी और ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अगली जो वीडियो है उसमें हम जीन पियाजे की थ्योरी के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं, और इसके साथ साथ में ही मैं ये वाली वीडियो जो है वो भी अपलोड कर दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।